गौतम चौधरी तृणमूल कांग्रेस से चुनावी मैदान में है और पवन सिंह को मौका दिया है सीपीएम ने। ऐसे में यहां पर क्या कुछ मुद्दे हैं, इस जिले में क्या कुछ माहौल है, इन तमाम सवालों पर होगी बातचीत। हम यहां जो जनता मौजूद रहेगी उनके द्वारा पूछे गए सवालों का तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं से लेंगे जवाब। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल हैं। प्लीज मैं उन्हें दावत देता हूं कि आइए, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि तालियां बजाइए और तमाम लोग कुर्सियों पर बैठ जाइए। जो हमारे दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, अब उनको भी मैं दावत देता हूं। हमारे साथ सीपीएम से श्रीराम यादव या फिर पवन जी है। श्रीराम यादव जी हैं, प्लीज कम और अपनी सीट लीजिए और आप लोग तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। और बीजेपी से संजीव शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चलिए आप आइए, तालियों के साथ हमारे मेहमानों का आप स्वागत कीजिए और आप लोगों से गुजारिश है कि कुर्सियों पर बैठ जाइए क्योंकि अगले 1 घंटे तक मुद्दों की बात होगी। हमारे तीनों ही मेहमानों के लिए आप लोग एक बार सभी लोग ताली बजाइए, एकजुटता का प्रतीक दीजिए और बताइए कि ये लोकतंत्र का महापर्व है जहां पर सिर्फ चर्चा होगी और चर्चा और मुद्दों के जरिए ही जनता तय करेगी कि उत्तर हावड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कौन करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल तो मानव जायसवाल से ही बनता है। चूंकि सत्ता में मानव जायसवाल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है तो सीधे तौर पर इनसे पूछेंगे, परीक्षा भी ममता बनर्जी की हो रही है। सर, परीक्षा में आखिर नंबर क्यों जनता आपको दे? आखिर आपने क्या किया है जिससे एक बार फिर यानी हैट्रिक का चांस आपकी सरकार को मिले और उत्तर हावड़ा की जनता भी आपकी पार्टी के साथ खड़ी हो जाए? सर, सभी को मेरा नमस्कार और आपके द्वारा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कल होली का पर्व मनाया गया है पूरे हिंदुस्तान में। मैं सभी को अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष हमारे लिए सुखमय हो, ये मैं सभी को बोलना चाहता हूं। और जहां तक बात है हमारी नेत्री का, हमारी नेत्री ने निरंतर इतने सालों में जो काम किया है और जिस कर्मठ तरीके से उन्होंने काम किया है वही अपने में एक इतिहास है। आज भी वो हर समय हर क्षण महिलाओं का, बच्चों का और सभी का उन्नयन के लिए वो लड़ रही हैं। और आपको पता नहीं होगा, शायद 2010 की 11 की बात है जब हमारी सरकार बनी। सबसे पहले हमने हिंदी भाषाभाषी जो क्षेत्र हैं, हिंदी भाषाभाषी जो बच्चे हैं जो कि क्लास 10 और 12 में बंगाली पेपर्स उनको मिलती थी या अंग्रेजी में उनको पेपर्स मिलते थे, उनके लिए उन्होंने सबसे पहले हिंदी पेपर्स का अनुदान किया। दूसरी बात यहाँ पे आती है सर कि जो गति है जो हमारी है, जिस तरीके से उन्नयन की जो गति है, जिस तरीके से कन्याश्री हमारे जो प्रकल्पों है, रूपोश्री है, जिस तरीके से महिलाओं का उन्नयन हुआ है हमारे प्रांत में, हमको नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ है। और जो कि हमारा एक नॉर्थ हावड़ा, आज आप नॉर्थ हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे हमारे जो नेता हैं वो 23 साल से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। उन्होंने हर तरीके के भौचाल को देखा है, जिस तरीके से वामपंथियों का जो शोषण होता था, जिस तरीके से उनको पीटा जाता था, हमारे जो कार्यकर्ता होते थे उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। कुछ ही दूर सर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी में कुछ एक गांव है जहाँ पे बहुत सालों से सीपीआईएम ने शोषण किया था। ये दिखा है और वास्तविक रूप से हम लोग इससे पीड़ित रहे हैं। पर तो बहुत कुछ काम ममता बनर्जी ने किया है, इसलिए उत्तर हावड़ा की जनता ममता बनर्जी के साथ और एक ऐसा प्रत्याशी है जो 22 सालों से यहाँ पर जनता की सेवा कर रहा, मानव सेवा कर रहा। सर, बीजेपी को जनता क्यों मौका दे? ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ यहां पर लोगों को मिली है जिससे आपको लगता है कि बीजेपी को जनता का भरोसा मिलेगा? बीजेपी को जनता का भरोसा इसलिए मिलेगा या जनता को बीजेपी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि आजादी के बाद से आज हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था। अभी तक हमारे उत्तर हावड़ा में एक कॉलेज नहीं है, हमारे उत्तर हावड़ा में एक अस्पताल नहीं है। उत्तर हावड़ा में जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, उन्हें दूर जाना पड़ता है। सीपीएम, पिछली बार आप लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस को लड़ा दिया, संतोष पाठक यहाँ से चुनाव लड़े। इस बार ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि सीट फिर से सीपीएम ने ले लिया और एक नए उम्मीदवार को मैदान में आपने उतारा है? यहाँ की जनता क्यों वोट दे सीपीएम को? देखिए, 2011 में परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन हुआ था किसके नाम पे? रोजगार देने के नाम पे, बेकारी हटाने के नाम पे, कल कारखाने लगाने के नाम पे, स्कूल लगाने के नाम पे, कॉलेज लगाने के नाम पे। इन्होंने कहा कि परिवर्तन किया गया था कि यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, लेकिन इस सबसे उलट हो गया। ना ही यहां पर कोई विश्वविद्यालय बने, ना ही यहां पर कोई महाविद्यालय बने, ना ही यहां पर कोई अस्पताल की ऐसी व्यवस्था हुई और ना ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर बने। कुछ प्रश्न आपके काफी अच्छे हैं, जो तत्व उन्होंने दिए हैं वो भ्रम में जी रहे हैं।
पहली बात, यहाँ पे पहली बार हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी यूनिवर्सिटी हमारे हावड़ा। आप हिंदी को हिंदू कहने लगे हैं भाई। सर हिंदू हैं सर, तो क्या करें, हिंदी को हिंदू कहने लगे। हिंदी यूनिवर्सिटी बन रही है सर। सर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं वो हम जानते हैं आप कितने, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं वो हम जानते हैं। हिंदी को आप हिंदू कह दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमें लगता है भाई आप लोग कुछ बोलेंगे। जी दीदी कंफ्यूज है इसलिए आप कंफ्यूज। बढ़िया बात है। दूसरी बात, यहाँ पे सर जो अस्पताल की बात है, आपको यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हमारे जनरल हॉस्पिटल है हावड़ा जनरल हॉस्पिटल, जिस तरीके से उसका सुंदरकरण हुआ, जिस तरीके से फैसिलिटी दिया गया, जिस तरीके से बच्चों का सेक्शन हुआ, इसके लिए ये कोई बात नहीं करेंगे। हमारी दीदी ने, हमारी नेत्री ने हर वो क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो शमशान हो। अस्पताल से शमशान की यात्रा को सुखमय और निरंतर परस्पर हेल्पफुल बनाया है हमारी दीदी ने। और जहां तक मेरी बात है रोजगार की, सर 2016 में एक बहुत सुंदर सा कांड किया था, सॉरी कांड हो गया, गलत बोल दिया, कुछ अच्छा काम किया था मोदी जी ने। सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, जानबूझ के तो नहीं हो रहा। नहीं, कभी कभी हो जाता है सर। अब वो कांड है कि काम है, वो जनता बताएगी कि डिमोनेटाइजेशन कांड था कि काम था, जीएसटी कांड था कि काम था। जहां पे 700 संशोधन हो सकते हैं, जहां 500 संशोधन होते हैं, तो रोजगार की जो गति है पूरे देश में एक महामारी की तरह बेरोजगारी फैली है, महामारी की तरह। आज हमारे प्रांत में जिस तरीके से हम ऑलरेडी वाहित हो गए थे सर, डेवलपमेंट में, रोजगार देने में, लोगों के प्रति अपनी बातें पहुंचाने में, लोगों को सुरक्षित करने में हम ऑलरेडी उस गति में वाहित थे। प्रॉब्लम क्या हुआ, जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन निकाला, इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। हमारी दीदी ने 2 घंटे बाद मोदी जी से बात करी, उन्होंने सेंट्रल टीम से बात करी कि आप ये गलत डिसीजन ले रहे हैं, इसको तुरंत वापस लीजिए, नहीं तो आने वाला जो कल है वो अंधकार में रहेगा। और आज वो वास्तविक नहीं सर, सुन के जाइए, समय दीजिए सर, समय दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता है यहाँ पर संजीव शुक्ला जी। संजीव जी, मेरा सवाल यह है कि रोजगार के लिए आपने उनसे तो सवाल पूछ दिया, लेकिन 2016 में आपने कमर तोड़ दी नोटबंदी कहकर, और ये कहकर कि भैया नोटबंदी आज रात 12 बजे से, आपने 1 मिनट का मौका नहीं दिया। उसके बाद जीएसटी आज रात 12 बजे से, लॉकडाउन आज रात 12 बजे से। ये पता नहीं कौन पंडित जी ने क्या बताया था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कमर तो लोगों की टूटी, और न केवल बंगाल में, पूरे देश में टूटी। रोजगार का स्तर 45 सालों में सबसे निम्न स्तर पर पूरे देश में चला गया। आप बंगाल में रोजगार की बात करते हैं, बिहार में नहीं करते। आप बंगाल में रोजगार की बात करते हैं, यूपी में नहीं करते। आप बंगाल में रोजगार की बात करते हैं, लेकिन 45 सालों में जो सबसे बेरोजगारी ज्यादा हो गई उसकी बात नहीं करते। फिर आपके मुंह से यह शोभा देता है, जनता एक्सेप्ट करेगी कि आप पर भरोसा करे तो आप रोजगार दे दीजिएगा। देखिए, आपने कहा कि 2016 के बाद से कमर टूट गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 2016 नोटबंदी के पहले किसके पास रोजगार था और अभी रोजगार नहीं पलिए, बताइए हमें। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है और रोजगार की बात है भाजपा से करेंगे आप। 2 करोड़ का वादा बीजेपी ने किया था, तृणमूल ने, बीजेपी ने किया था ना 2014 में रोजगार का वादा 2 करोड़। देखिए, हाँ बताइए ना, 2 करोड़ तो आपसे क्यों नहीं सवाल करे भाई। आपको पता ना, जो 18.5 लाख लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले उत्तर भाजपा शासित राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। आप भी तो भाजपा शासित होके, आप कहाँ के हैं, आप कहाँ? मैं तो यहाँ पिछले कई सालों से हूँ। कब से? पिछले कई भाई ये तो पूरे देश में लोग जाते हैं दूसरे राज्यों। मेरे यहाँ 3 पीढ़ियाँ है, मेरे यहाँ 3 पीढ़ियाँ है, मैं यहाँ 3। मानव जायसवाल, बंगाल के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं 18 लाख। सर उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है सर। हमारे पूर्वज 150 साल से बंगाल में हैं और हम गर्वित हैं और हम खुश हैं और हम आशीर्वाद देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बंगाल चुना था। और ये सत्य है कि बंगाल में हमने भाषाओं में कोई भेद नहीं रखा। हमारे लिए भाषा, देखिए सर, एक सच्ची बात बताते हैं, गंगोत्री से गंगा का उन्नयन उत्पाद होता है, लेकिन वो जाके समुद्र में गंगा सागर में ही मिलती है। फिर दीदी बैरागत की बात क्यों करती है? सर बैरागत हर एक वो इंसान है जो मेरे परिवार में खलल डालने का कोशिश करेगा, मेरे संस्कृति को खलल करेगा, हमारे संस्कृति को खंडित करेगा। आज जो बंगाल की शक्ति है वो यही शक्ति है। रोजगार का मुद्दा उठा है तो जनता से हम कुछ सवाल लेते हैं। एक तरफ मांगा जा रहा है खुदा के नाम पे वोट दो, एक तरफ मांगा जा रहा है राम राज के नाम पे। चलिए, आप कह रहे हैं एक तरफ खुदा के नाम पे, एक तरफ राम के नाम पे, और आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहते, क्या नाम हुआ आपका? रामनिवास राय। रामनिवास राय जी, आप क्या पूछेंगे, किससे पूछें? हमारा प्रश्न ये है कि बंगाल की बेटी घायल होती है तो उसके साथ सहानुभूति प्रकट न करके संवेदनहीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही भारतीय संस्कृति का आधुनिकीकरण है या राम की ये मर्यादा है?
ये भारतीय संस्कृति का। आप लोग कुछ पूछेंगे, बताइए। हाँ, मेरा सवाल सीधे सीधे वे जो प्रवक्ता हमारे बीजेपी से खड़े हैं उनसे पूछना चाहूंगी। उनका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि 2015 में वो कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, ठीक है। तो पहले उनको पूछना चाहिए रोजगार को लेकर। और दूसरा नंबर बात, जो भारतीय जनता पार्टी माँ बहनें बंगाल की माँ बहनें पे ज़्यादा, जैसे कल अमित शाह जी का भी एक ट्वीट आया हुआ था। तो पहले अब कहना यह है कि हमारी ममता बनर्जी बाद में सीएम है, पहले वो एक लेडीज़ है। और उन्हीं के भाजपा के दल के दिलीप घोष क्या कहते हैं कि चोट दिखाना है तो आप हाफ पैंट पहन कर आ जाइए। तो जिस दल का उम्मीदवार हो या उनके टीम का मेंबर हो इस तरीके का धारणा रखता है औरतों को लेकर, वो क्या सोनार का बांग्ला बनाएगा या वो सोना का हिंदुस्तान बनाएगा? चलिए, ये तो लोगों के सवाल हैं, सवालों पर प्रवक्ताओं से जवाब लेंगे। आप बीजेपी से सवाल है कि भैया आप राम राज के नाम पे वोट मांगते हैं, आप कामकाज के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? पहले तो आप राम राज्य के बारे में जानिए, राम राज्य का मतलब होता क्या है। राम हमारे देश के महापुरुष हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया, उनसे अच्छा कुशल राजा कोई नहीं था। उनका क्या आप, वो क्या होता है, IAS मार्क आप ही ने ले रखा क्या? अरे भगवान राम सबके राम है, आप लोगों के राम नहीं है क्या भैया? सबके राम है क्या? बीजेपी ने ले रखा है? तृणमूल के राम नहीं है। अगर तृणमूल के राम होते तो जय श्री राम के नारे पे ममता भड़कती नहीं। भाई तृणमूल के राम नहीं है, आप कहते हैं खुदा के वास्ते वोट दे दीजिए, तो आप भी तो कहते हैं खुदा के वास्ते। इधर एक जनता ने सवाल, मैं बोलता हूँ सर, हम लोग अपना होमवर्क करके एग्जाम देने जाते हैं। हमारी माता श्री, जब मैं छोटा था सर, जब मैं छोटा था तो पढ़ता नहीं था, पढ़ाई में कमजोर था, तो जब एग्जाम आता था तो मैं भगवान के चैम्बर में जाके, मैंने मंदिर में जाके बैठ जाता था। तो मेरी माँ ने मेरा कान खींचा और बोला कि भैया तुम ये जो भगवान का नाम ले रहे हो, तुम कर्म करो, धर्म का साथ मत दो। तो आज सर हम कर्म कर रहे हैं और हमारी नेत्री कर्म कर रही है। दीदी ने कर्म किया है तो फिर चंडी पाठ क्यों करना पड़ गया उनको? सर ये क्या हुआ है, देश का आधुनिकीकरण हुआ है। जैसे हमारे चाचा ने बोला कि 2016 में और उसके बाद से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रमुख कार्य सेवक हैं बीजेपी के, जब वो आते हैं और वो जब जाके मंदिरों का दर्शन शुरू कर देते हैं इलेक्शन के टाइम, तो लगा कि ये कुछ अद्भुत चीज कर रहे हैं। हमको लगा मंदिर का दर्शन भी होना चाहिए। और जो कि दीदी हमारी है वो चंडी पाठ से लेके हर वो मजहब को मानती हैं। और सर हम हर सर्वधर्म संभाव हैं सर। दिनेश यादव, बताइए और सवाल पूछिए। दिनेश यादव, सवाल ये है कि यहाँ पे जितने भी ब्रिजेस टूट रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बनते क्यों नहीं है? किनसे सवाल है आपका? सवाल है क्योंकि उनकी से, सरकार- बिल्कुल। चलिए आप बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। मैं बस यही चीज पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि योजना आयोग को क्यों खत्म कर दिया? योजना आयोग को क्यों खत्म कर दिया गया? और कोई सवाल इधर नहीं है, चलिए आप बोलिए, जल्दी से पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बोल रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, ठीक है, गुजरात मॉडल तो बना नहीं पाए। ट्रम्प जी के आने के बाद जो गरीब लोग थे उसका झोपड़े के सामने में दीवार खड़ा कर दिया कितना फुट के। हाँ, वो क्या बनाएंगे सोनार बंगला? सोनार बंगला क्या बनाएंगे ये बताइए, मुद्दा ये है। ये इन्होंने कहा कि भैया अगर सोनार बंगला बनाना है तो गुजरात में गरीबों को क्यों दीवारों से छिपाया? आप बताइए। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी को यहाँ से बंगाल से निकाला जाए, तो मोदी जी क्यों बांग्लादेश गए थे? कह रहे कि बांग्लादेशी को निकाला जाए तो बांग्लादेश क्यों गए थे? ये तमाम सवाल जल्दी से जल्दी। फिर टीएमसी से सवाल ये था कि भाई यहाँ पर जो ब्रिज टूट गए वो दोबारा क्यों नहीं बने? सर पहले तो मैं मेरे बंधु को बताना चाहूंगा कि वो शायद माजराट गए नहीं है, थोड़ा माजराट जाके आइए। सबसे फास्टेस्ट टाइम में वो ब्रिज बना है। और एक दुर्घटना थी जो 34 साल पहले जिन्होंने ब्रिज बनाए थे उनके लिए। और जो बड़ा बाजार का ब्रिज है ये आपको मैं बता दूं, इसके लिए बहुत ही अच्छे हम वैज्ञानिकों को लेके हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से उसको बनाने की कोशिश करी है। और एक बंधु जो हमारे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने चाइना का खुलासा किया। जो चाइना के लिए मोदी जी बोलते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट बंद कर दो, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था ट्रम्प के लिए। चलिए आप कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। गुजरात में गरीबों को आपने दीवारों से और कपड़ों से चुनवा दिया था कि गरीबी दिखे नहीं, तो सोनार गुजरात तो बना नहीं पाए और बंगाल में आके लोगों को करें कि भैया सोनार बांग्ला बनाएंगे। पहले उन्हें कहिए गुजरात घूम कर आए। गुजरात ट्रम्प भी घूमने ही आए थे भैया। वही तो बता रहा हूँ ना, गुजरात भारत का सबसे विकसित राज्य है। और दूसरी बात, भाजपा से सवाल, भाजपा भी सरकार में आई नहीं है, सरकार आएगी तो हम सोनार बंगला बनाएंगे। पहले वो जवाब दे तृणमूल वाले कि कोलकाता लंदन क्यों नहीं बना? कोलकाता लंदन क्यों नहीं बना? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है भाई, आप सब लोग इसके लिए गवाह हैं। ये इन्होंने बोला भाजपा सरकार में है कहाँ, हम तो यही बोल रहे हैं। अभी तो मोदी शासन चल रहा है, मोदी और शाह की सरकार चल रही है, भाजपा तो है ही नहीं है। भाजपा नहीं है भैया,
आप खुद बोले उन्होंने पकड़ लिया कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये तो हम भी करें, इसलिए गुजरात में चुनवाना पड़ गया गरीबों को। देखिए, आपको पता होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से जब कोई वीआईपी आता है, सुरक्षा के लिहाज में वहां पे बैरिकेड किया जाता है, ढका जाता है कि या कोई किसी तरह का कोई, ये मत हो, सुनिए, वो सब बात करके फायदा नहीं है। ढका गया 20-20 फुट 40-40 फुट की दीवारें। ये तो एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। यहाँ से एक सवाल आया था इधर से कि मोदी जी, और आप लोग कहते हैं ना भैया, आप लोग कहते हैं ना कि हर मंच से, अभी अमित शाह ने भी कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा CAA लागू करूंगा और जो भी बांग्लादेशी है उसे यहाँ से निकाल फेंकूंगा, जो भारतीय नहीं है उसे भगा दूंगा यहाँ से, जो इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि फिर प्रधानमंत्री क्यों गए थे बांग्लादेश? आप अपने भाई बंटवारे के बाद आप अपने भाई के घर में बिना वीजा के रह सकते हैं? बंटवारे के बाद आप अपने भाई के घर में रह सकते हैं? जब मूर्खों क्या समझाया जाए, वो प्रधानमंत्री गए। जनता मूर्ख है जो सवाल पूछ रही है? जो सवाल पूछने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। जब मूर्खों क्या समझाया जाए, वो प्रधानमंत्री गए। जब मूर्खों क्या समझाया जाए, वो प्रधानमंत्री गए। जनता मूर्ख है जो सवाल पूछ रही है? जो सवाल पूछने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। जनता मूर्ख है जो सवाल पूछ रही है? जो सवाल पूछने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, उनको पहले माफी मांगनी होगी, ये हमारी जनता है, अब जनता को मूर्ख नहीं। हाँ हाँ, उनको पहले माफी मांगनी होगी, ये हमारी जनता है, अब जनता को मूर्ख नहीं। जनता को मूर्ख आप कैसे बोल सकते? सवाल पूछने वाले को मैं बोलूंगा, सवाल पूछने वाले को। सवाल जनता ने पूछा है, किन्होंने पूछा था कि बांग्लादेश क्यों गए प्रधानमंत्री? ये देखिए जनता है ना, वो उनको पता, तो उनको आपने मूर्ख क्यों? सारा ये आप माफी मांगे? नहीं नहीं, वो हमारे दर्शक है। सारा दिन टीवी में दिखाया कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री क्यों गए, सारा दिन टीवी में। आपने उनको मूर्ख क्यों कहा? आपने उनको मूर्ख क्यों कहा? पूछने वालों को कहा, सवाल तो उन्होंने पूछा। चलिए अब भाई माफी मांगेंगे? क्यों माफी मांगे? नहीं मांगेंगे भाई, सवाल है, मूर्खतापूर्ण सवाल। आप उनको करेक्ट कर रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण सवाल है। मूर्ख बोला है, मूर्खतापूर्ण, अब वो करेक्ट कर रहे हैं, वो करेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए करेक्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए जनता जनार्दन है, चाहे वो बीजेपी को वोट दे, चाहे वो टीएमसी को दे, चाहे वो कांग्रेस को दे, जनता प्रधान है सर, उनको माफी मांगनी होगी। वो करेक्ट कर रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण सवाल है। स्लिप ऑफ टंग तो हो ही सकता है। अरे तो दिल बड़ा, वो बोल रहे हैं तो मूर्खतापूर्ण सवाल। नहीं सर, उन्होंने भाई आपने यही ना बोला कि मूर्खतापूर्ण सवाल? मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। मूर्खतापूर्ण, अब करेक्ट कर लिया। अब आपको मानव जायसवाल थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नहीं सर, हमारा दिल तो बड़ा है सर, हम तो सबको साथ लेके। भाई आप लोगों का दिल बड़ा है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए बड़ा है ना। तो चलिए इस मुद्दे को यहीं पे आप शांत करते हैं। चलिए भैया, ये महंगाई और दूसरों मुद्दों पर आप जो है वामपंथियों को दूर रखते हैं। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि जीडीपी जिनसे संभल नहीं रही थी, पूरे देश ने देख लिया, गैस डीजल और पेट्रोल सच में इनसे संभल नहीं रही है। और हमने सर हर घर घर जा, इस मुद्दे पे आप लोगों ने भी आंदोलन नहीं किया। अभी चुनाव है तो आप निकल गए सड़क पे, लेकिन पूरे देश में आपका कोई आंदोलन नहीं हुआ पहले? हम पूरे देश में अभी नहीं है सर, हम बंगाल की राजनीति से अभी जुड़े हुए हैं और बंगाल में हमने घर घर जाके, द्वारे द्वारे जाके हम लोगों ने लोगों को बताया है। हम लोगों की नेत्री ने सिलेंडर लगा के, सर आपने शायद देखा नहीं, और सर क्या बोलते हैं, आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री लोगों को अभी आंदोलन जीवी एक नया, उनका नया डिक्शनरी में नया शब्द आया है, लेकिन उनको वो भूल गए जब कोई सास भी कभी बहू थी के सीरियल करती थी तब उन्होंने 10 रुपए के लिए आंदोलन किया था और आज 100-100, 200, 300 रुपए रेट बढ़ गया। और सर सुनिए, हमारी नेत्री ने जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं और बीजेपी के जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, जब वो यहाँ पे ब्रिगेड करने आए थे तो 10 लाख लोगों से ज्यादा सिलीगुड़ी में पदयात्रा करी थी हमारी नेत्री ने। कौन सा टीवी, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक टीवी उसको दिखाएगा, शो किया था? कोई नहीं किया था। अब कौन सा दल ममता बनर्जी आई थी? ये संजय हमारे सहयोगी है। सर आपने जो सवाल पूछा, हावड़ा ये कवर करते हैं। कौन सी कंपनी, कौन से कर्मचारी, एक बार फिर से? बगल में ब्रिज एंड ग्रुप कंपनी है, बीजे ग्रुप। आपने कवर नहीं किया? बिल्कुल ये सब कवर हुई थी। जहां तक इन्होंने मीडिया के ऊपर उंगली उठाए हैं, जब हम लोगों ने 99 अभियान में करने गए थे तो इन लोगों के जो दल के लोग हैं, हम लोग के ऊपर रंग फेंके थे, हम लोग के ऊपर मारे थे मीडिया कर्मी जी, हम लोग पूरा टेलीकास्ट किए थे और ब्रिज एंड ग्रुप का कंटिन्यू 3 दिन तक हम लोग दिखाए थे। मुझे लगता है कोई भी डिबेट होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। उनका सवाल था रोजगार विकास के नाम पर वोट मांगना। आज के 10 बरस पहले इस पश्चिम बंगाल में क्या था? आज जाइए, हॉस्पिटल देखिए, कॉलेज देखिए और स्कूल देखिए। राम के नाम पर वोट मांगते हैं। महंगाई है, जय श्री राम। सिलेंडर का दाम बढ़ा, जय श्री राम, वो मांगते हैं। भैया यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अस्पताल बना है बगल में, देख लीजिए। अस्पताल को तो वो अवस्था करके रखे हुए लोग कि ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है। एक जो बीजेपी प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी थे, ये जय श्री राम का स्लोगन देते हैं
तो लेकिन मुझे ये जानना है कि मैं भी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ, राम का पूरा नाम स्वेच्छा से विवरण कर सकते हैं? भैया राम का पूरा नाम स्वेच्छा से विवरण करें, वो भी हिंदू परिवार से। अब आपका टेस्ट है, परीक्षा है, राम का पूरा नाम स्वेच्छा से विवरण करें। उनका नाम श्री रामचंद्र है, लेकिन हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पास हो गए भैया? आप नहीं पास हुए हैं। नाम के आगे उल्लेख होता है सूर्यवंशी दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और एक मिनट रुक जाइए, आप मेरी बात सुनिए, और ये पूरे नाम का खंडन अगर दिया आप करें तो सूर्यवंश से रिलेटेड रखते हैं, दशरथ के पुत्र हैं, मर्यादा में रहते हुए पुरुषों में उत्तम श्री राम, उनकी पूजा हम करते हैं। तो आप ये स्लोगन लगा करके हिंदू धर्म को भड़माइए मत। यहाँ पे देखिए, हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने आए हैं, रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। सुनिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो लोकतंत्र का यह महापर्व। नमस्कार।